मूवी की शुरुआत में हम मे नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। उसकी माँ योशी कुछ जरूरी सामान लेने की खातिर कुछ देर के लिए सुपरमार्केट जाती है, पर जब वो लौट कर आती है तो उसे मे कहीं नहीं मिलती। उसके सारे दोस्तों से और अड़ोस पड़ोस में पूछताछ के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता। योशी पुलिस को खबर करती है और अपने हस्बैंड हिको को भी, जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता है। मे की खोजबीन शुरू हो जाती है। योशी, जो कि बहुत घबराई हुई है, अपनी उसी एंजाइटी में गलती से अपनी ड्रिंक गिरा देती है। वो टेबल क्लॉथ धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास जाती है और जब वो वॉशिंग मशीन के अंदर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। मशीन के अंदर मे थी, जिसने हाइड एंड सीक के गेम के दौरान खुद को उस मशीन में छुपा लिया था और दम घुटने की वजह से उसकी जान चली गई थी। अपनी बेटी को खो देने की वजह से योशी गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। उसने वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। उसकी जगह वो हाथ से कपड़े धोने लगी है। हर वक्त बुझी बुझी रहती है वो, और बाकी घर के काम को भी अनदेखा करती है। मे के साथ जो हुआ उसके लिए वो खुद को ब्लेम करती है। हिको उसे थेरेपी सेशंस के लिए भेजता है, पर उससे भी कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती उसमें। एक दिन हिको की माँ तोशिको यानी योशी की सास उससे मिलने आती है। वो योशी को एक टेम्पल का एड्रेस देती है जहाँ लोग गुजरे हुए अपनों के लिए ऑफरिंग्स देते हैं, जिससे उनके मन को शांति मिलती है। तोशिको उसे सलाह देती है कि वो मे के लिए कुछ ऑफरिंग्स दे। अगले दिन जब योशी उस टेम्पल के पैम्फलेट को देख रही थी तो एक हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाता है। योशी उसके पीछे भागती है और भागते भागते एक बाजार में पहुंच जाती है जहां उसे एक डॉल दिखती है। उसे लगता है कि जैसे उसने उस डॉल में अपनी बेटी को देख लिया हो। सीन यहीं कट हो जाता है। रात में हिको घर लौटता है तो देखता है कि योशी इतने दिनों में पहली बार बहुत खुश है। वो बहुत अच्छे मूड में किचन में खाना बना रही है, पर जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर उस डॉल को देखता है हैरान रह जाता है। योशी उसे बताती है कि कैसे वो उसे बाजार में मिली थी और वो उसे खरीद लाई। हिको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। योशी खुश है, उसके लिए इतना ही काफी है। अब योशी उस डॉल को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है। वो उसके बाल काटती है, नाखून काटती है, यहाँ तक कि उसे मे के कपड़े भी पहना देती है। अब वो डॉल पूरी तरह मे जैसी दिखने लगी है। धीरे धीरे योशी के दिल में डॉल को लेकर ऑब्सेशन बढ़ने लगता है। वो डॉल जैसे योशी की दुनिया बन गई है और हिको इस बात से टेंशन में है। वो डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करता है तो वो कहते हैं कि योशी का ये अटैचमेंट अनहेल्दी नहीं है, बल्कि ये तो डॉल थेरेपी है, बिल्कुल पेट थेरेपी की तरह। जैसे पेट थेरेपी में कोई इंसान अपने गम को भुलाने के लिए पेट्स का सहारा लेता है, वैसे ही डॉल थेरेपी ऐसे लोगों की मदद करती है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया हो। इससे योशी जल्द इमोशनली रिकवर कर पाएगी, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। हिको और योशी के दिन इसी तरह कटने लगते हैं। वो डॉल उनकी फैमिली मेंबर बन गई है। दीवार पर मे की बजाय उसकी तस्वीरों ने जगह ले ली है। योशी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। नई वॉशिंग मशीन भी ले आई है। वो सब ठीक चल रहा है उनकी जिंदगी में। फिर एक दिन योशी हिको को एक खुशखबरी देती है। वो दोनों फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। कुछ ही महीनों बाद उनकी जिंदगी में उनकी बेटी मे की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में उनकी बेटी माई आ गई है। अब उस डॉल की उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रह गई। घर के एक कोने में दूसरे खिलौनों के साथ रख दिया जाता है उसे। जहाँ पहले दीवार पर उसकी फोटोज होती थी, अब माई की फोटोज हैं। एक दिन माई बहुत ज्यादा रो रही थी तो योशी उस डॉल को माई के पास लिटा देती है। माई शांत हो जाती है और योशी वापस अपना काम करने लगती है। इस दौरान तोशिको बेबी मॉनिटर के थ्रू माई पर नजर रख रही थी, पर अचानक वो देखती है कि वो डॉल माई के ऊपर आ गई है, जिस वजह से माई सफोकेट कर रही थी। योशी और तोशिको भागकर माई के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उसके गले में डॉल के बाल लिपटे हुए थे, जैसे उनसे माई का गला घोटने की कोशिश की गई हो। रात में योशी हिको को ये सब बताती है तो हिको उस केस को चेक करता है जिसमें वो डॉल आई थी। वो नोटिस करता है कि उस पर कुछ मंत्र लिखे थे जापानीज में, तो वो उस डॉल को उसी केस में डालकर स्टोर रूम में बंद कर देता है। फिर 5 साल बीत जाते हैं। मैं अब थोड़ी बड़ी हो गई है और स्कूल जाने लगी है। एक दिन उसका एक कंचा उसके हाथ से छूटकर स्टोर रूम में पहुंच जाता है। वो उसे खोजते हुए स्टोर रूम में जाती है तो उसे वही डॉल दिखती है जिसे वो बाहर निकाल लेती है। योशी जब उसे देखती है तो जैसे सारी पुरानी बातें उसे याद आ गई हों, पर वो हैरान होती है ये देखकर कि उस डॉल के बाल और नाखून बढ़े हुए हैं, जबकि वो श्योर है कि उसने उन्हें काटा था। पर हिको कहता है कि 5 साल पुरानी बात है ये। वो इतनी श्योर कैसे हो सकती है?
हो सकता है कि उसे कंफ्यूजन हुआ हो किसी तरह का। इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है इस बात को। खैर, अब वो डॉल माई की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। वो हर वक्त उसी के साथ खेलती रहती है, उससे बातें करती रहती है, यहाँ तक कि वो सोती भी उसे साथ लेकर है। एक दिन माई की फ्रेंड रेनी उसके घर खेलने आती है। कुछ देर बाद ही योशी को रेनी के रोने की आवाज आती है। उसका कहना है कि माई ने उसे दांतों से काटा है उसके हाथों पर माई रोते हुए बताती है कि उसने नहीं बल्कि डॉल ने उसे काटा है। योशी उन दोनों को चुप कराती है और माई की फ्रेंड को उसके घर भेज देती है। उसे लगता है कि माई झूठ बोल रही होगी पिटाई के डर से। फिर जब वो माई का रूम साफ कर रही थी तो उसे मी की पुरानी फोटोज दिखती हैं, जिसमें मी के चेहरे को खराब कर दिया गया है। योशी को लगता है कि ये भी माई ने ही किया होगा। वो इस बात के लिए माई को कन्फ्रंट करती है तो इस बार भी माई यही कहती है कि उसने कुछ नहीं किया बल्कि डॉल ने किया है। योशी माई को डांटती है कि खबरदार अगर झूठ बोला तो, पर माई गुस्से में अपनी डॉल लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन योशी को माई के स्कूल से फोन आता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी टीचर उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाती है, जिसमें एक पेंटिंग में एक औरत और एक बच्ची फांसी पर लटके हुए थे और दूसरी फोटो में एक सर पानी में उबल रहा था। योशी ये देखकर परेशान हो जाती है। टीचर उसे बताती है कि उसने पूछा था माई से कि उसने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई, तो उसका जवाब था कि उसने नहीं बल्कि उसकी डॉल ने बनाई है वो पेंटिंग। योशी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उस रात माई आकर योशी के पास सो जाती है। जब योशी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बगल में माई नहीं बल्कि वो डॉल है। सुबह वो ये सब बातें हीको को बताने की कोशिश करती है, पर वो अपने काम पर जाने के लिए इतनी जल्दी में था कि उसकी बात सुनता ही नहीं। अब योशी उस डॉल को कचरे में फेंक देती है और खाना बनाने लगती है, पर तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि माई स्कूल से आ गई होगी, पर वो देखती है कि वो डॉल फिर से घर के अंदर आ गई है। उसके मुंह पर पेपर बैग था। वो गुस्से में उसे बेलन से पीट डालती है, पर अगले ही पल वो नोटिस करती है कि वो डॉल तो माई के कमरे में बेड पर रखी है। तो फिर उसने किसे मार दिया? अपनी बेटी को। योशी की चीख निकल जाती है और अगले ही पल वो जाग जाती है। उसे काम करते करते नींद आ गई थी और ये बस उसका सपना था, एक बहुत ही डरावना सपना। तभी डोरबेल बजती है और इस बार सच में बाहर वही डॉल थी। मैनेजर ने उसे वापस कर दिया था क्योंकि उसके साइज की वजह से उसका रेगुलर डिस्पोजल पॉसिबल नहीं है। तो योशी गार्बेज ट्रक के आने का वेट करती है और उसमें उसे दे देती है, पर कुछ ही देर बाद उसे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर वहां जाती है तो देखती है कि उस गार्बेज ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। वो डॉल वहीं साइड में गिरी पड़ी है। इसी बीच में जो स्कूल से लौट रही थी ये सब नोटिस करती है। वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने उसकी डॉल को फेंक दिया था। वो उस डॉल को उठाती है और अपनी माँ को गुस्से में देखते हुए वहाँ से चली जाती है। रात में हीको नोटिस करता है कि योशी बेड में नहीं है। वो दरअसल बेबी मॉनिटर के थ्रू माई पर नजर रख रही थी और उन दोनों को हैरानी होती है ये देखकर कि माई उस डॉल से बातें कर रही थी और वो डॉल भी उसकी बातों का जवाब दे रही थी। हीको और योशी को समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। हीको को लगता है कि शायद बेबी मॉनिटर में कोई ग्लिच होगा। अगले दिन माई योशी के साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती है। माई खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, पर जब योशी उस रूम को चेक करती है तो वो खाली था। अचानक उसे वॉशिंग मशीन की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे माई के हाथ नजर आते हैं उस वॉशिंग मशीन में। उसका तो कलेजा मुंह को आ जाता है। ऐसे ही तो उसने मे को खोया था और अचानक अगले ही पल वो डॉल जिसका चेहरा अब बहुत भयानक दिख रहा था उस पर कूद जाती है। योशी उस डॉल को जमीन पर पटक देती है तो देखती है कि ये तो डॉल नहीं बल्कि माई है। माई को गिरने की वजह से चोट लग जाती है। वो रोने लगती है। उसे हॉस्पिटल ले जाती है योशी। जब हीको हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे अकेले में माई की बॉडी पर खरोंचे दिखाता है। उसका मानना है कि शायद योशी ने ये किया होगा। अभी भी वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होगी शायद, क्योंकि अपने हाथ पर भी योशी पैनिक होती थी जब भी तो ऐसे ही खरोंचे मारती थी। हीको योशी से कहता है कि पोस्ट सेशन केयर के लिए वो कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहे। योशी चाहती तो नहीं है ऐसा करना, पर वो मान जाती है इस शर्त पर कि हीको उस डॉल को टेम्पल ले जाएगा रिचुअल के लिए। वही टेम्पल जिसका पैम्फलेट उसकी सास ने उसे दिया था फिल्म की शुरुआत में। पर हीको जब टेम्पल को कांटेक्ट करता है तो पता चलता है कि बर्निंग सेरेमनी के स्लॉट अगले महीने तक बुक हैं, इसीलिए 1 महीना वेट करना होगा। तब तक वो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉल की फोटो भेज दे। जब हीको फोटोज क्लिक कर रहा था तभी उसे उस डॉल के केस पर उसके बनाने वाले का नाम दिखता है। हीको इस नाम को ऑनलाइन सर्च करता है
जिससे उसे पता चलता है कि यासीमोटो एक पॉपुलर डॉल आर्टिस्ट था जिसने एक लिविंग डॉल बनाई थी। तभी हिको को टेम्पल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी बर्निंग सेरेमनी को प्रायोरिटी दे दी गई है। वो उस डॉल को वापस उसी केस में बंद कर दे और कल टेम्पल के लोग आकर डॉल को ले जाएंगे। अब हिको उस डॉल के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसे एक वीडियो मिलती है कुछ यंगस्टर्स की जिन्हें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। वो एक आइलैंड पर जा रहे थे जो लिविंग डॉल के लिए मशहूर था। कहानियों के मुताबिक डॉल बनाने वाले यासीमोटो की बेटी रेई एक दिन अचानक गायब हो गई थी, तो यासीमोटो की बीवी ने डॉल को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और मरने से पहले उसने यासीमोटो से कहा था कि जहां वो उसकी बॉडी को दफनाएगा वहीं उस डॉल को भी दफना देगा। यासीमोटो ने यही किया, लेकिन फिर एक दिन वो डॉल अपनी ग्रेव से बाहर निकल आई अपने ओनर को खोजने के लिए। वो यंगस्टर्स यही बात जानने के लिए उस आइलैंड पर गए थे ताकि पता लगा सकें कि सच में वो आइलैंड हॉन्टेड है या सब सिर्फ अफवाह है। पर उन यंगस्टर्स को कुछ भी नहीं मिलता उस आइलैंड पर। हिको अपनी माँ तोशिको को कॉल करता है क्योंकि हिको ने माई को योशी की एब्सेंस में उन्हीं के पास छोड़ दिया था ताकि वो उसका ध्यान रख लें। इस बीच वो तोशिको से कहता है कि वो उस डॉल को माई से दूर रखें, तो तोशिको उसे स्टोरेज रूम में रख देती है। पर कुछ देर बाद तोशिको को स्टोर रूम से कुछ आवाज आती है। वो चेक करती है तो डॉल वहाँ नहीं थी, ना ही माई कहीं घर में दिख रही थी। तोशिको उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। एक आदमी उसे बताता है कि 2 छोटी लड़कियों को उसने ब्रिज पर बैठे देखा था। तोशिको भागकर वहाँ पहुँचती है और माई को ब्रिज पर बैठे देखती है और अचानक देखते ही देखते माई नीचे नदी में कूद जाती है। इधर हिको अपनी माँ के घर पहुँचता है। उसकी माँ तो वहाँ नहीं थी, पर उसे माई मिल जाती है उस डॉल के साथ बाहर गार्डन में। माई के मुंह पर खून लगा हुआ था। हिको उसका मुंह साफ करता है और डॉल को वापस केस में बंद कर देता है। तभी वो देखता है कि तोशिको को पुलिस घर वापस ले आई है। उसकी आर्म इंजर्ड हो चुकी है। जब सीसीटीवी चेक किया जाता है तो पता चलता है कि तोशिको पर 2 छोटी लड़कियों ने अटैक किया था। हिको पहचान जाता है कि अटैक करने वाली उसकी बेटी माई थी, पर उसे बचाने की खातिर वो चुप ही रहता है। अगले दिन टेम्पल स्टाफ उस डॉल को ले जाता है और बर्निंग सेरेमनी में उसे एक कपड़े में लपेटकर जला दिया जाता है। हिको जब योशी को उस सेरेमनी का वीडियो दिखाता है तो वो चैन की सांस लेती है, पर एक गड़बड़ हो गई है। दरअसल एक टेम्पल वर्कर ने उस डॉल की जगह किसी और डॉल को रख दिया था जलने के लिए, क्योंकि जब उसने उस डॉल को देखा तो वो समझ गया था कि वो एक एंटीक पीस है और उसकी अच्छी खासी कीमत मिलेगी उसे बेचने पर। उसके मन में लालच आ गया। जब वो उस डॉल को बेचने निकलता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं और वो लड़खड़ाकर एस्केलेटर से गिर जाता है। टेम्पल के लोग हिको को वो डॉल वापस दे देते हैं, ये कहते हुए कि उसे डिस्पोज करना उनके बस के बाहर है। वो हिको को कांडा नाम के एक आदमी का नंबर देते हैं जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। हिको की उससे बात होती है तो वो कहता है कि जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाता कोई उस डॉल को ना छुए। लेकिन तभी पीछे एक नर्स आकर उस डॉल से खेलने लगती है। हिको उससे वो डॉल ले लेता है और अचानक उसके अंदर से एक दांत बाहर गिरता है, एक असली ह्यूमन टूथ। अब हिको उस डॉल का MRI करवाता है तो उसे पता चलता है कि उस डॉल के अंदर पूरा स्केलेटन स्ट्रक्चर है। हिको और योशी उस डॉल को लेकर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उस डॉल को लेकर पुलिस रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने लगता है ताकि उस पर स्टडी किया जा सके, पर तभी कांडा उन्हें रास्ते में मिल जाता है। वो पुलिस ऑफिसर से डॉल मांगता है पर पुलिस ऑफिसर साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब ये पुलिस प्रॉपर्टी है। कांडा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो हिको और योशी के साथ उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करने लगता है। अचानक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि डॉल गाड़ी से गायब हो गई है और अगले ही पल वो डॉल को गाड़ी के सामने देखता है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब हिको, योशी और कांडा वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उस डॉल को पकड़कर रो रहा था क्योंकि वो उससे पजेस हो गया था और उसे उसमें अपनी बेटी दिख रही थी। कांडा उसके पास जाकर कोई मंत्र पढ़ता है जिससे उसका पोजेशन टूट जाता है। कांडा उस डॉल को एक स्पेशल लकड़ी के बॉक्स में बंद करके एक डॉल म्यूजियम ले जाता है। इस डॉल म्यूजियम का ओनर यासीमोटो का फैन था। उसे पूरी कहानी पता थी यासीमोटो की, क्योंकि उसी जमाने में वो पुलिस में काम करता था। दरअसल यासीमोटो ने अपनी बेटी रेई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, पर वो सच नहीं थी। वो कभी लापता हुई ही नहीं थी। रेई अपनी पैदाइश के वक्त से ही बीमार रहा करती थी। उसकी बीवी अपनी बेटी की तकलीफ को बर्दाश्त करते करते उसका ध्यान रखते रखते थक गई थी, इसीलिए उसने उसके साथ खुद को भी फांसी लगा ली। लेकिन उसकी बीवी की रस्सी टूट गई जिस वजह से वो बच गई, पर उसकी बेटी नहीं बच पाई।
अपनी बीवी का क्राइम छुपाने के लिए यासीमोटो ने अपनी बेटी की बॉडी को उबलते हुए पानी में डाल दिया और इसी हादसे की पिक्चर माई ने स्कूल में अपनी ड्राइंग में बनाई थी। फिर यासीमोटो ने अपनी बेटी का स्केलेटन बाल और नाखून निकालकर उससे वो डॉल बनाई, तो एक तरह से उस डॉल के अंदर उसकी बेटी रही थी। कुछ ही वक्त बाद यासीमोटो की बीवी मर गई और यासीमोटो ने उसकी लास्ट विश पूरी की। उसकी बेटी यानी उसी डॉल को उसने उसकी बॉडी के साथ ही दफना दिया। ये कहानी कितनी सच थी कितनी झूठ, ये जानने के लिए उन लोगों ने उस ग्रेव को खोदा, पर उसमें उन्हें सिर्फ यासीमोटो की बीवी की ही लाश मिली। वो डॉल यानी रे का कंकाल उसमें नहीं था। जो डॉल योशी को मार्केट में मिली थी उसे ग्रेव रॉबर्स ने चुरा लिया था और महंगे दामों में बेचा था। सारा सच जानने के बाद योशी सजेस्ट करती है कि उन्हें वो डॉल उस आइलैंड पर ले जाकर वापस उसी ग्रेव में उसकी माँ के पास रख देनी चाहिए। अपनी माँ से रीयूनाइट होकर रे की आत्मा शांत हो जाएगी। कांडा को भी लगता है कि ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो सब उस आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं, पर उन्हें पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो वो एक लॉज में रुक जाते हैं। उस ग्रेव की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए कांडा एक लोकेशन स्पेल परफॉर्म करता है, पर अचानक वहां लाइट चली जाती है और सब कुछ हिलने लगता है। वो डॉल उस लकड़ी के बॉक्स से खुद ब खुद बाहर आ जाती है और उन लोगों पर हमला कर देती है, पर हीको उसे जैसे तैसे पकड़ लेता है। कांडा एक कपड़े पर एक मंत्र लिखकर उसमें डॉल को बांधकर उसे सील कर देता है, लेकिन इस बीच कांडा घायल हो गया है। अब वो योशी और हीको के साथ नहीं जा पाएगा। योशी और हीको को ही अब वो ग्रेव ढूंढनी होगी। कांडा उन्हें मैप और मेटल डिटेक्टर देता है ताकि वो आसानी से उसके सहारे ग्रेव तक पहुंच सके। थोड़ी मशक्कत के बाद योशी और हीको उस ग्रेव को ढूंढ लेते हैं। वो दोनों वहां प्रे करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। फिर वो उस ग्रेव में डॉल को डाल देते हैं, पर उसी पल अचानक मे की एक फोटो भी उस ग्रेव में गिर जाती है, जिसे योशी हमेशा अपने साथ कैरी करती थी। योशी हीको के रोकने के बावजूद ग्रेव के अंदर कूद जाती है, पर इसी सब के बीच एक जलती हुई अगरबत्ती उस कपड़े के ऊपर गिर जाती है जिसमें वो डॉल कैद थी। उस मंत्र के जलते ही वो डॉल बाहर आ जाती है। योशी उस ग्रेव से निकलने की कोशिश करती है, पर वो डॉल उसका एंकल पकड़ लेती है, लेकिन हीको किसी तरह योशी को बाहर खींच लेता है और जल्दी से ग्रेव का ढक्कन बंद कर देता है। इस दौरान योशी के बाल उस ढक्कन के नीचे ही रह जाते हैं। अगर फिर से उन्होंने ढक्कन खोला तो डॉल बाहर आ जाएगी, इसीलिए योशी टूटे हुए पिक्चर फ्रेम के कांच से अपने बाल काट देती है। योशी और हीको घर वापस आ जाते हैं। माई हंसते हुए भागकर आती है और योशी के गले लग जाती है, पर अचानक माई उसका गला दबाने लगती है। योशी एक मिरर के थ्रू देखती है तो उसे गले लगाने वाली माई नहीं बल्कि वही डॉल है। दूसरी ओर हीको वॉशिंग मशीन में मे को देखता है जो मदद के लिए पुकार रही थी। हीको शवल से वॉशिंग मशीन तोड़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि योशी और हीको अभी भी आइलैंड पर ही हैं। योशी ग्रेव के अंदर ही है अभी भी। ये सब एक इल्यूजन था उस डॉल का। खेल रही थी वो हीको और योशी के दिमाग से। उसी इल्यूजन में हीको मे को वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल लेता है। मे हीको का हाथ पकड़कर योशी के पास जाती है, फिर वो डॉल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। योशी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, उनके पीछे जाने लगती है, पर हीको फाइनली उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लेता है। हम देखते हैं कि योशी, हीको और माई साथ हैं और खुश हैं। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि तोशिको कांडा को योशी और हीको के घर लेकर आती है। पूरा घर खाली था, टेबल पर रखा खाना सड़ रहा था। यहाँ कांडा उस बेबी मॉनिटर पर माई और डॉल की पूरी बातचीत सुनता है और यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। यासीमोटो की बीवी यानी रेई की माँ एक अब्यूजिव मदर थी। वो रेई को बहुत मारती थी, उसे टॉर्चर करती थी। रेई नफरत करती थी अपनी माँ से। कांडा को रियलाइज होता है कि उस डॉल को वापस यासीमोटो की बीवी के पास ले जाकर उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। उन्हें लगा था कि डॉल शांत हो जाएगी अपनी माँ से रियूनाइट होकर, पर ऐसा नहीं था, बल्कि इस सबसे वो डॉल बहुत नाराज हो गई थी। वो तो यही चाहती थी कि वो योशी के ही पास रहे, उससे उसे माँ का प्यार जो मिला था। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि माई तोशिको की कार में है, क्योंकि लास्ट टाइम हीको उसे तोशिको के पास ही छोड़कर गया था। जब वो अपने पेरेंट्स को देखती है तो उन्हें पुकारने लगती है, पर वो उसकी आवाज नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं। प्रेम में उनके साथ वही डॉल है जिसे वो माई समझ रहे हैं। अभी भी वो उसी डॉल के इल्यूजन में कैद हैं और आखिरकार उस डॉल को योशी का साथ एज अ मदर मिल ही गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।